आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मेरे सारा कास्ट क्लासेस का परिवार है वो ठीक होगा। लगातार कास्ट क्लासेस का परिवार बढ़ भी रहा है। तो प्यारे साथियों, आज हम हरियाणा जीके की वो बेहतरीन क्वेश्चन करवाएंगे जिसमें से कुछ पर्सन आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। आज तक बहुत ही जो शानदार पर्सन एचएसएससी के पीछे एग्जाम्स में आए हैं और जो बिल्कुल नए पर्सन हैं, जिसमें करंट अफेयर भी संबंधित पर्सन भी है, करंट अफेयर से रिलेटेड, वो सभी पर्सन करेंगे। तो आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर दबा लेना, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा कि हाँ वीडियो आ गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला पर्सन क्या है वो देखे। लोकेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शाह के काल में भारत को किस आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? मोहम्मद शाह रंगीला। मतलब ये पूछ रहा है कि मोहम्मद शाह जो रंगीला है, जो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला जो भाई साहब एक मुगल वंश का शासक हुआ करता था, और इस मुगल वंश के शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने के शासनकाल में भारत ने किस आक्रमणकारी का सामना करना पड़ा था? एचएसएससी वाला बच्चों को पागल बना रहे। हरियाणा से टाप से, अरे सीधा ही क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ लेता? सीधा प्रश्न पूछे कि भाई साहब मोहम्मद शाह रंगीला का युद्ध किस आक्रमणकारी के साथ में हुआ था? तो आप बता देना भाई साहब, नादिर शाह के साथ में हुआ था, नादिर शाह। और ये नादिर शाह जिसके साथ में युद्ध हुआ था 1739 में। और हरियाणा जीके के अंदर क्वेश्चन है। लोकेश, नादिर शाह बहुत बढ़िया। दीपक नोनीवाल, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में 1739 में युद्ध हुआ था। दोस्तों, इस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए रेवाड़ी का बालकिशन गया था, लेकिन वो बालकिशन मारा गया था। आपने हरियाणा जीके के अंदर पढ़ा होगा करनाल का, मतलब करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध कब हुआ था? 1739 में। किस किस के मध्य? नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य। उस युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला का साथ देने के लिए रेवाड़ी से कौन गया था? तो आप बता देना, बालकिशन गया था, लेकिन वो उस युद्ध में मारा जाता है। ध्यान रखना भाई साहब, बहुत शानदार तरीके से पढ़ना है। ये जो नादिर शाह है, इसे ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ईरान का नेपोलियन। और ये नादिर शाह जो 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला से मयूर सिंहासन लूट ले गया था, जिसमें कोहिनूर हीरा लगा था। वो कोहिनूर हीरा गोलकुंडा खान से निकला था। वो गोलकुंडा खान हैदराबाद में है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, लेकिन शेख मूसा की मजार और चूहिमल तालाब मेवात में है। मेवात को नुहू के नाम से जानते हैं। मेवात का पुराना नाम दोस्तों सत्यमेवपुरम था, सत्यमेवपुरम। और मेवात 445 में बना था। और पीर फकीरों की धरती के नाम से, पीर फकीरों की धरती के नाम से भी किसे जानते हैं? तो आप बता देना, पीर फकीरों की धरती के नाम से भी मेवात को जाना जाता है। प्यारे साथी, सभी साथी वीडियो को एक बार शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं शेयर करें, ठीक है? तो ये याद रखें, करनाल का युद्ध, नादिर शाह। ये है ईरान का नेपोलियन, लेकिन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त से संबंधित जो सिक्के मिले हैं ना, सिक्के, समुद्रगुप्त कालीन सिक्के, मित्ताथल भिवानी से और जगाधरी यमुनानगर, मित्ताथल भिवानी और जगाधरी यमुनानगर से समुद्रगुप्त कालीन सिक्के मिले हैं। बहुत भयंकर तरीके से ये प्रश्न आप याद रखें, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत शानदार। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि भिंडावास है भैया, भिंडावास। और भिंडावास जो आर्द्र भूमि है ना दोस्तों, ये कहां पर है? तो आप बता देना, झज्जर के अंदर। हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि पूछे आपसे तो भिंडावास बता देना। और भिंडावास पूछे कहां है? तो झज्जर के अंदर है। और भिंडावास एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। भिंडावास एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। और भिंडावास जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के बारे में बताया जाता है, या इस झील के बारे में बताया जाता है कि यह हरियाणा की सबसे सुंदर झील है। और यह झील पक्षियों के लिए फेमस है, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है यह झील। ध्यान रखिएगा, पूरे भारत में पक्षियों की लगभग, पूरे भारत में पक्षियों की लगभग 1250 प्रजातियां मिलती है, जिसमें से लगभग पक्षियों की 500 प्रजातियां, जिसमें से लगभग पक्षियों की 500 जो प्रजातियां है ना, वो हरियाणा में मिलती है। और 500 प्रजातियों में से लगभग भाई साहब ये मान के चलो कि 250 प्रजातियां, जिक्र करें 250 प्रजातियां या 220 के आसपास प्रजातियां भिंडावास में मिलती है। महेश कुमार, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग भाई, ठीक है ना? याद रखे भाई साहब, 220 प्रजातियां पक्षियों की कहां पर मिलती है? भिंडावास। भिंडावास एक आर्द्र भूमि है जिसको रामसर साइट में भी जोड़ा गया है। रामसर साइट, एक्चुअल में रामसर साइट में कौन सी आर्द्र भूमि जोड़ी जाती है? वो आर्द्र भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, वो आर्द्र भूमि जिनका अंतरराष्ट्रीय महत्व होता है, उनको रामसर साइट में जोड़ते हैं।
वो आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है उन्हें रामसर साइट में जोड़ा जाता है। और याद रखें भिंडावास को भी रामसर साइट में जोड़ा गया है। भिंडावास, और भिंडावास को रामसर साइट में कब जोड़ा गया था? 14 अगस्त 2021 में, 14 अगस्त 2021 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा भाई साहब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र, हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो लाडलो कहां पर स्थित है? तो आप बता देना, हिसार के अंदर स्थित है, हिसार में लाडलो, ध्यान रखना। अरे लाडलो, क्वेश्चन पूछे कि पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है, तो आप बता देना हिसार में। और ये तो आपसे पूछा है हिसार का, लेकिन वो आपसे पूछ ले पूर्वी कृषि अनुसंधान केंद्र का है। ये तो पश्चिमी पूछा है, पश्चिमी लाडलो, पश्चिमी कृषि अनुसंधान जलवायु केंद्र पूछे तो आप बता देना भाई साहब हिसार में। लेकिन पूर्वी पूछे ना, पूर्वी, तो कहां पर पड़ता है? करनाल में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, याद रखें, बहुत ही शानदार पर्सन है, एकदम गजब पर्सन। और क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा में पश्चिमी क्षेत्र का जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बता देना पश्चिमी क्षेत्र वाला तो कहाँ है? हिसार में। और हरियाणा में पूर्वी क्षेत्र का जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर पड़ता है? हिसार में। सॉरी, पश्चिमी क्षेत्र का हिसार में और पूर्वी क्षेत्र का कहां है? करनाल में। और राजा कर्ण के नाम पर जो बसाया गया शहर करनाल, और फिरोज तुगलक ने 14वीं शताब्दी में बसाया था 1354 में हिसार, जिसका नाम हुआ करता था। फाग नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब फाग जो डांस है, फाग डांस या फाग नृत्य किस अवसर के ऊपर किया जाता है? तो फाग जो नृत्य है ना दोस्तों, वो किस अवसर के ऊपर किया जाता है? तो आप बता देना होली के अवसर पर। फाग नृत्य किया जाता है होली के अवसर पर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी होली आएगी तब एक नृत्य होगा होली के आसपास, जिसका नृत्य नाम होगा फाग नृत्य। ध्यान रखना। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में देश के ध्वजारोहक कौन थे? भाई टोक्यो के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुआ था, टोक्यो के अंदर जो पैरा ओलंपिक हुआ था, पैरा ओलंपिक, उसमें भाई साहब ध्वजारोहक कौन हुआ करते थे? तो ध्वजारोहक टेकचंद हुआ करते थे, टेकचंद। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में, अरे टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से ध्वजारोहक कौन थे? अरे महेश भाई साहब, महेश ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक बोल रहे हैं, ओलंपिक नहीं महेश, ध्यान रखना। पैरा ओलंपिक, टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से ध्वजारोहक कौन हुआ करते थे? टेकचंद हुआ करते, टेकचंद। और टेकचंद जिसका संबंध कहां से था भाई साहब? रेवाड़ी से हुआ करता था। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ओलंपिक में भारत के लगभग 126-130 के आसपास एथलीट गए थे। ये कोई मैटर नहीं करता कितने एथलीट गए थे, लेकिन आप हरियाणा जी के पढ़ रहे तो याद रखिएगा हरियाणा के 31 एथलीट गए थे ओलंपिक में। ओलंपिक में हरियाणा के कितने एथलीट गए थे? 31 गए थे। लेकिन टोक्यो पैरा ओलंपिक में ध्वजारोहक जो हुआ करता था वो टेकचंद था, टेकचंद जिसका संबंध रेवाड़ी से था, रेवाड़ी जिसका नाम रेवती के नाम पर पड़ा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम जो श्री कृष्ण का भाई था, श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव में है, बंचारी गांव पलवल में है। और कॉटन सिटी पलवल को कहते हैं, कॉटन हब के नाम से सिरसा को जानते हैं। कॉटन की पहली मील फतेहाबाद में लगी थी, और कॉटन की पहली मील फतेहाबाद में लगी थी कब? तो आप बता देना 1963 में। 1963 में कॉटन की पहली मील लगी थी फतेहाबाद में, ध्यान रखना। नेक्स्ट पर्सन देखें भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में हरियाणा की तरफ से या भारत की तरफ से जो ध्वजारोहक हुआ करते थे उसका नाम क्या हुआ करता था? तो आप बता देना टेकचंद हुआ करता था, टेकचंद। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार पर्सन। नेक्स्ट पर्सन, हरियाणा में एक ओर से मृदा से बना हुआ उपकरण, हरियाणा में एक ओर से मिट्टी से बना हुआ उपकरण, मिट्टी से बना हुआ उपकरण जो दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है, दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है। तो आप बता देना दोस्तों ताशा, ताशा। बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा में एक ओर से मिट्टी से बना हुआ उपकरण जो दो छोटी डंडियों से बजाया जाता है, तो आप बता देना ताशा है, ताशा, ताशा। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहां है? तो दोस्तों प्यारे साथियों, हिल स्टेशन, हिल स्टेशन का मतलब क्या होता है पता है? मनोरम पहाड़ी इलाका। हिल स्टेशन का मतलब होता है मनोरम पहाड़ी इलाका। बहुत बढ़िया महेश, बहुत बढ़िया। हिल स्टेशन, हिल स्टेशन जिसका अर्थ होता है मनोरम पहाड़ी इलाका। और हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो आप बता देना मोरनी हिल्स है।
एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल्स जो पंचकुला के अंदर है। और मोरनी हिल्स जिसकी औसत ऊंचाई कितना मीटर है? 1220 मीटर जिसकी औसत ऊंचाई है। दोस्तों मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो मोरनी हिल्स का सर्वोच्च शिखर करो है, करो। और करो की ऊंचाई कितना मीटर है? तो 1514 मीटर है, 1514 मीटर। लेकिन दोस्तों 1514 में 400 साल जोड़ देना, 1914। हरियाणा में हिंदी की पहली पाठशाला लगी थी झज्जर में 1914 में। चौधरी देवीलाल का जन्म हुआ था 1914 में। अल्ताफ हुसैन अली की डेथ हुई थी 1914 में। सर छोटू राम को राव बहादुर की उपाधि से नवाजा गया था 1914 में। 400 साल घटा दे, 1514 करोड़ की ऊंचाई है। करो जो मोरनी हिल्स के ऊपर पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल्स जो शिवालिक का हिस्सा है, शिवालिक जो हिमालय का हिस्सा है, हिमालय जो एक वलित पर्वत है, वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन है हिमालय, ध्यान रखना फोल्ड माउंटेन, ठीक है। हरियाणा में उत्तम रेफरी एम्पायर हेतु वार्षिक पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? हरियाणा के अंदर जो उत्तम रेफरी है और एम्पायर है, हरियाणा के अंदर कोई भी उत्तम किस्म का रेफरी है और वो रेफरी जिसको भाई साहब कौन सा अवार्ड दिया जाता है, या हरियाणा के अंदर कोई उत्तम किस्म का कोच है, उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो आप बताएंगे विक्रमादित्य अवार्ड। हरियाणा के अंदर जो भाई साहब अवार्ड दिया जाता है, एक जिसका नाम विक्रमादित्य अवार्ड है, ये उत्तम रेफरी या एम्पायर होता है, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ध्यान रखिएगा। नारनौल का जल महल किस शताब्दी में बना था? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। जल महल, जल महल कहाँ है प्यारे साथियों? नारनौल में। लेकिन नारनौल का जल महल कौन सी शताब्दी में बना था? 16वीं शताब्दी में। नारनौल का जल महल कौन सी शताब्दी में बना था दोस्तों? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी बोले तो 1591 में। और किसने बनवाया था दोस्तों? शाह कुली खान ने। शाह कुली खान ने बनवाया था दोस्तों, शाह कुली खान ने। आपसे पूछे कि नारनौल का जल महल कौन सी शताब्दी में बना था, तो 16वीं शताब्दी में। किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने। और दोस्तों कब बना था? 1591 में। 1591 में, 1591 में 400 साल घटा दे, 1191। त्राइन की पहली लड़ाई हुई थी करनाल में, जिस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। त्राइन की दूसरी लड़ाई 1192 में, जिस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था। लेकिन नारनौल का जल महल, जल महल नाम तो ऐसे है कि जल महल जैसे जल होगा ही होगा, लेकिन कुछ भी नहीं। जल महल नारनौल में है। और महेंद्रगढ़ है ना, उसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? नारनौल में। और नारनौल के अंदर जल महल कौन सी शताब्दी में बना था? 16वीं शताब्दी में। कब बना था? 1591 में। किसने बनवाया था? शाह कुली खान ने बनवाया था, याद रखिएगा। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ है? नाहर सिंह स्टेडियम, ये तो आपको मालूम होगा दोस्तों। नाहर सिंह स्टेडियम, राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी पूछेगा आपसे तो लाडलो क्या बताओगे? फरीदाबाद बता देना, फरीदाबाद। अरे लाडलो ध्यान रखिएगा, नाहर सिंह स्टेडियम पूछे तो फरीदाबाद। राजा नाहर सिंह से संबंधित कुछ भी पूछ ले, फरीदाबाद बता देना। और 1857 की क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ जो फरीदाबाद है वहां से किसने किया था? राजा नाहर सिंह ने किया था। और लाडलो हमने तो एक क्वेश्चन आपसे बता रखा है, और वो क्वेश्चन ये है कि भाई साहब 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति का एकमात्र वीर योद्धा जिसे उसके जन्मदिन के ऊपर फांसी दी गई थी, राजा नाहर सिंह था। और फांसी हुई थी 9 जनवरी 1858 में। और फांसी हुई थी चांदनी चौक में। और चांदनी चौक जो दिल्ली में है, और दिल्ली का नाम नई दिल्ली है, और दिल्ली का नाम नई दिल्ली 1927 में हुआ था। और दिल्ली से राजधानी नई दिल्ली 1931 में बनी थी। ध्यान रखे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरियाणा लोक रंगमंच के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? हरियाणा लोक रंगमंच, भाई साहब बढ़िया क्वेश्चन है रे, बढ़िया क्वेश्चन है लाडलो, ये तो एकदम शानदार। हरियाणा में लोक रंगमंच, हरियाणा में लोक रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? तो अली बख्श को कहा जाता है। भाई क्वेश्चन शानदार है पर्सन। हरियाणा लोक रंगमंच का पिता के रूप में किसे जाना जाता है लाडलो? तो आप बता देना, अली बख्श को कहा जाता है, अली बख्श। और हरियाणा के अंदर जो सांग वगैरह है या लोक रंगमंच है, ये लकड़ी के तख्तों के ऊपर किया जाता है। और भाई साहब उससे पहले ना, जब सांग वगैरह स्टार्ट होता है तो 4 लाइन की कविता सुनाई जाती है, 4 लाइन की कविता। सोनू सैनी भाई रेगुलर आएगी। सोनू एक प्रोग्राम था छोटा सा ना कहीं, मैं वहां चला गया था, जिसके कारण थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, ठीक है। जैसे ही सांग वगैरह स्टार्ट होता है तो उससे पहले 4 लाइनें सुनाई जाती है, जिसको हम चौपाई वगैरह के नाम से जानते हैं। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन
पानीपत थर्मल पावर स्टेशन कब बना था? तो पानीपत के अंदर जो थर्मल पावर स्टेशन है ना दोस्तों, थर्मल पावर स्टेशन, पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन कब बना था? तो पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन दोस्तों 1979 में बना था। 1979 में। बहुत बढ़िया भाई साहब, शानदार। पानीपत में थर्मल पावर स्टेशन कब बना था? तो 1979 में। प्यारे साथियों, प्यारे लाडलो, ध्यान रखना 1979 के अंदर ही एक डिस्ट्रिक्ट बना था जिसका नाम फरीदाबाद था। अरे लाडलो, 1979 से 100 घटा दे 1879। ध्यान रखिएगा, हरियाणा की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध नहर जिसका नाम पश्चिमी यमुना नहर बनी थी। और लाडलो 1879 के अंदर ही ना विश्व की पहली गौशाला बनी थी। कहां बनी थी? तो लाडलो आप बता देना। रेवाड़ी के अंदर विश्व की पहली गौशाला बनी थी। तो प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। आप ही मेरी पावर है, आप ही मेरी शक्ति है एक्चुअल में तो। और वीडियो को शेयर करते जाना। आज के लिए इतना ही करूंगा मैं। जय हिंद, जय हरियाणा। और वीडियो को जरूर शेयर करके जाना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।